आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत साबित कर दी। राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को वार्निंग, का भारत के खिलाफ हर साजिश का देंगे मुंह तोड़ जवाब। वेटनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर के वाक़े के 2 दिन बाद एक और खातून की जली नाश मिली। मुलाजिमतें लगातार खत्म हो रही हैं, हुकूमत आखिर क्या कर रही है? बीजेपी MP देवेंद्र पाल ने राज्यसभा में उठाया सवाल। क्रिकेटर्स ने प्रियंका रेड्डी कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया, कहा भरोसा करने की ये सजा है। रूस के नौजवानों ने गाया गाना, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राह में जान तक लुटा जाएंगे। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। अरकान असेंबली ने हुकूमत के हक में 169 वोट दिए, जबकि मुखालिफत में एक भी वोट नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी ऐवान से वॉकआउट कर गई। दरअसल 4 मेंबरान असेंबली गैर जानिबदार रहे, जिनमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान हैं। कांग्रेस के रहनुमा अशोक चौहान और NCP के रहनुमा नवाब मलिक ने शिवसेना लीडर और वजीर आला उद्धव ठाकरे की सरबराही में एतमाद के वोट की तायद की। शिवसेना, NCP और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद की जानिब से उद्धव ठाकरे ने आज वजीर आला का शिवसेना, NCP और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद की जानिब से उद्धव ठाकरे ने जुमा के रोज़ वजीर आला का ओहदा संभाला था। असेंबली की कार्रवाई 2 बजे जो ही शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी ने एहतजाज किया। बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने हुकूमत पर कवायद को ताक पर रख कर ऐवान को चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ होने के बाद सबसे पहले अरकान असेंबली की गिनती की गई और उनसे हाँ या ना में जवाब देने के लिए कहा गया। इस दौरान बीजेपी मेंबरान ने हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब उसूलों के खिलाफ हो रहा है। इसके बाद ही बीजेपी के तमाम 105 मेंबरान असेंबली से वॉकआउट करके चले गए। ऐवान से बाहर आते ही हिज़्ब इख्तिलाफ कायद देवेंद्र फडणवीस ने सहाफ़ियों को बताया कि ऐवान में अपना यह हुआ तरीक़ा गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि क़वायद को मद्देनज़र रखते हुए प्रोटाइम स्पीकर की जगह नया प्रोटाइम स्पीकर मुकर्रर कर दिया गया, जो कि गलत था। संपूर्ण कार्यावली संविधान के अनुरूप नहीं थी। जो संविधान के अनुरूप विधानसभा के नियम बनाए हैं, उन नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई की गई। मूल रूप से इस अधिवेशन को बुलाने के लिए एक नया समन इशू जारी होना चाहिए था, क्योंकि पिछला अधिवेशन जो फ्लोर टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, उसमें जन गण मन यानी राष्ट्रगीत होने के बाद वो अधिवेशन समाप्त हुआ। उस अधिवेशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर नया अधिवेशन बुलाने की जगह उसी अधिवेशन को कंटिन्यू करने का काम यहाँ किया गया। जो मुद्दा हमने उठाया कि आज का अधिवेशन ये संविधान से अनुरूप नहीं है, इस प्रकार से बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा मुद्दा हमने उठाया, संविधान में कार्य पद्धति दी है, किस प्रकार से मंत्रियों ने शपथ लेनी चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, राज्यपाल जब मैं कहते हैं उसके बाद जो नमूना है उसकी शपथ लेनी चाहिए। एक शब्द भी इधर का उधर हो जाता है तो शपथ सही नहीं मानी जाती। परसों मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों ने शपथ लेते समय अलग अलग प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया। किसी ने सोनिया जी का किया, किसी ने पवार साहब का किया, और इसके कारण जो शपथ है वो संविधान के नमूने के अनुसार नहीं हुई और इसलिए वो शपथ अवैध है। और इसलिए ऐसे मंत्रियों का परिचय इस सभागृह में करना ये संविधान सम्मत नहीं है, और इसलिए हमने इसका भी वहां पर निषेध किया है और ये संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, ये भी बताया है। तीसरी बात, संविधान को ताक पर रखकर प्रोटेम स्पीकर को जिस प्रकार से हटाया गया, प्रोटेम स्पीकर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। देश के इतिहास में किसी भी लोकसभा में या किसी भी विधानसभा में आज तक प्रोटेम स्पीकर को हटाकर दूसरे प्रोटेम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार छेड़ रखी है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि रिवायती जंग नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो प्रॉक्सी वार का रास्ता इख्तियार किया है वो एक दिन उसकी हार की वजह बनेगा। सिंह पुणे में कौमी दिफाई एकेडमी के 137वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में बोल रहे थे।
वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को 1948 से लेकर 1965 और 1971 से 1999 यह एहसास हो गया था कि वो किसी भी रिवायती या महदूद जंग में भारत के खिलाफ जीत नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उसने दहशतगर्दी के जरिए प्रॉक्सी वार का रास्ता इख्तियार किया है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूं कि पाकिस्तान को शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सिंह ने कहा कि भारत के दीगर ममालिक के साथ हमेशा खूबसूरत और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। भारत की अपने इलाके से इजाफी कोई ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन अगर उसे उकसाया गया तो किसी को नहीं बख्शेगा। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की खुद मुख्तारी और लोगों की हिफाजत को लेकर मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दाना कैंप चलाता है या कोई हमला करता है तो हम जानते हैं कि मुंह तोड़ जवाब किस तरह दिया जाता है। सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय सेना को जाता है, सीएपीएफ और हमारे पुलिस फोर्सेस को जाता है, जिन्होंने इस प्रोट्रैक्टेड वार में भी नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है और सिखाता भी है कि जो देश सुरक्षा से जुड़े डायनेमिक रिस्क और चैलेंजेस के अनुरूप खुद को तैयार नहीं करते, वे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। आज एनडीए के 137th कोर्स की पासिंग आउट परेड का रिव्यू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आज भारत की डिफेंस फोर्सेस की गौरवशाली परंपरा में एक नई कड़ी को जुड़ते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मेरे लिए देश की फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप से रूबरू होना एक सुखद अनुभूति है। आज का यह दिन 137th कोर्स को पूरा करने वाले कैडेट्स का दिन है। आज के दिन एक सिविलियन के रूप में आप अंतिम पग उठाएंगे, क्योंकि आज के बाद आपकी पहचान देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने वाले सैनिक के रूप में की जाएगी। मैं आभारी हूं इन सभी कैडेट्स के परिवार वालों का, जिन्होंने अपना बेटा देश की हिफाजत के लिए भारतीय सेनाओं को सौंप दिया है। मैं आभारी हूं एनडीए के सभी पूरे स्टाफ का, जिन्होंने अपनी देखरेख में आपकी औलाद को फौलाद बनाया है। अंडमान निकोबार तक और बीकानेर से बुमला तक जो शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं, उनके साथ जुड़ना हमारे लिए ये सारे स्थान भारत के नक्शे पर लगे निशान भर नहीं है। हमारे देश के सैनिकों ने अपने खून पसीनों से इस भारत की रक्षा की है। इसलिए आज का यह अवसर उन सभी सैनिकों को भी याद करने का है, जिन्होंने इस देश में अपनी सेवा, त्याग और बलिदान से भारत में एक पराक्रमी सैन्य परंपरा का निर्माण किया है। तेलंगाना के शमशाबाद इलाके में वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को गैंगरेप करने के बाद जला देने के वाक़े को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि उसी इलाके में पुलिस को एक और खातून की जली हुई नाश मिली। इलाके में जुमा की शाम अयप्पा के भक्त जो मुकाम वाक़ा के करीब मौजूद मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। ये वाक़या जुमा की शाम 6 से 7 बजे के दरमियान पेश आया है। पुलिस ने बताया कि नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये कत्ल है या खुदकशी का वाक़या, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि यह खातून कौन है। इसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। नाश मोजे तोंडापल्ली टूल प्लाजा से महज 2 किलोमीटर दूर दस्तयाब हुई, जहां पर प्रियंका रेड्डी वाक़या पेश आया था। प्रियंका रेड्डी कत्ल वाक़े पर पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके कुछ ही देर बाद नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और ख़त्म हो रही मुलाजिमतों को लेकर अपोजिशन तो मोदी हुकूमत को निशाना बना रही है, अब बीजेपी में भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। मुल्क में मुलाजिमतों की सूरत हाल पर जुमा के रोज़ कई अरकान पार्लियामेंट ने फ़िक्र का इजहार किया। इनमें बीजेपी राज्यसभा रुकन देवेंद्र पाल वत्स भी शामिल थे। अपने सवालों के जरिए अरकान पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत से यह जानना चाहा था कि आखिर मुलाजिमतों के ख़त्म होने और बेरोज़गारी शरह में इजाफे की वजह क्या है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है। वक्फे सवाल के दौरान राज्यसभा में बेरोज़गारों से मुताल्लिक़ उठे सवालों का जवाब वज़ीर बराए सनत व कॉमर्स पीयूष गोयल ने दिया।
गोयल ने कहा कि मुलाजिमतों में बड़ी सतह पर हुई किसी छटनी के सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इसका डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक अंग्रेजी अखबार में शाये रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा रुकन देवेंद्र पाल ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुलाजिमतें पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए उठाए गए इक़दाम की जानकारी मांगी। इसके जवाब में पीयूष गोयल ने वज़ीर आज़म बत्रा योजना, वज़ीर आज़म रोज़गार योजना और वज़ीर आज़म कौशल विकास योजना वगैरह के नाम शुमार करवाए। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई गैंगरेप के बाद पूरे मुल्क गुस्से में है। आम लोगों से लेकर क्रिकेट दुनिया के अजीम खिलाड़ियों ने इस वारदात की सख्त मजम्मत की है। इसमें हिंदुस्तानी टीम के साबिक अजीम खिलाड़ी गौतम गंभीर से लेकर VVS लक्ष्मण ने इस वारदात पर अफसोस जाहिर किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अपनी बात को खुलकर रखा है। दरअसल क्रिकेटर से MP बने साबिक सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें एक लड़की एक कुत्ते के साथ बैठी है। इसी तस्वीर पर लिखा है, डॉक्टर कि भगवान से चेक कर सकते हैं कि कौन असली जानवर है। क्रिकेटर्स के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी इस वाक़े की शदीद मसम्मत की है और खातियों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम बहैसियत समाज नाकाम हो रहे हैं, हमें इस किस्म के वाक़यात के तदराक के लिए फौरी एक्शन में आ जाना चाहिए। अक्षय कुमार के अलावा कई दीगर बॉलीवुड सितारों ने ट्वीट करते हुए वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और प्रियंका रेड्डी के अफराद ख़ानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। आज पूरी दुनिया भारत को एक इंतहाई इज्जत और फ़ख्र के साथ देखती है, जिसकी एक मिसाल रूस में देखने को मिली। दरअसल रूस के आर्मी कैडेट्स की एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने ऐ वतन हमको तेरी कसम गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक जवानों ने मॉस्को में मुनक्किद एक प्रोग्राम में गाना गाया। 27 सेकंड के इस प्रोग्राम में भारतीय फौजी के अफसरान भी नज़र आ रहे हैं। अगरचे ये वीडियो कब कहा इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल 1965 में आई फिल्म शहीद के हुब्बुल वतनी के नगमे के लिए मोहम्मद रफ़ी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। उसे प्रेम धवन ने अपने शानदार म्यूज़िक से सजाया था। इस गाने में हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी भी है। वहीं इससे पहले अमेरिका के वाशिंगटन में भारत अमेरिका जंगी मश्क के दौरान का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें अमेरिकी फ़ौजियों का एक बैंड भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह गिरकर 4.5% तक आने के लिए मरकज़ को जिम्मेदार करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इससे साफ हो गया कि हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के झूठे वादे कर रही है। मिसेस वड्रा ने हफ्ते को ट्वीट करके कहा कि हुकूमत मुल्क में बेरोज़गारी को कम करने में नाकाम रही है। उसने किसानों से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाई है और मुल्क की मईशत को अपनी नाकामी की वजह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2 करोड़ रोज़गार हर साल, फसल का दुगना दाम, अच्छे दिन आएंगे, मेक इंडिया, 5 ट्रिलियन की मईशत का वादा किया था जो वफा ना हुआ। मिसेस वड्रा ने कहा कि आज GDP नमो 4.5% पर आ गई है, जिससे जाहिर होता है कि सारे वादे झूठे हैं और तरक्की की ख्वाहिश रखने वाले हिंदुस्तान और उसकी मईशत को बीजेपी हुकूमत ने अपनी नाकामी की वजह से बर्बाद कर दिया है। अयोध्या केस में मुस्लिम वकील राजीव धवन का चंद रोज़ कबल एक मुतनाज़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के अमन व सुकून को हमेशा हिंदू बिगाड़ता है, मुसलमान नहीं। अपने इस बयान को लेकर वो लोगों के निशाने पर हैं। हिंदू तंजीमों ने कहा कि उनका ये बयान हिंदू मज़हब की सख्त तौहीन है और मुल्क को तोड़ने की साजिश है। एक दानिश्वर तबके के शख्स की तरफ से इस किस्म का बयान दिया जाना मुल्क की सालमियत और अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बता दें कि राजीव धवन ने अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के तनाजुर में कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
इसके साथ ही वो ये भी कहे गए कि मुल्क के अमन व अमान और सुकून को हमेशा हिंदू ही बिगाड़ता है, मुसलमानों ने ऐसा कभी नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि अखलाक के लिए कौन जिम्मेदार है, गौरी लंकेश के लिए कौन जिम्मेदार है, गोवा में क्राइम और डबोलर के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके साथ ही राजीव धवन ने कहा कि 1934 में मस्जिद किसने गिराई, किसने लिंचिंग की, किसने कत्ल किए हैं। धवन ने कहा कि मुल्क में अमन व हम आहंगी को हिंदू बिगाड़ते हैं, मुसलमान नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के इस मुतनाज़ा बयान का मजम्मत करते हुए विश्व हिंदू सेना के सैकड़ों कारकुनों ने मुखालिफत में पुतले जलाया। साथ ही इंतजामिया से राजीव धवन पर जल्द से जल्द मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है और कहा कि ऐसे बयानात को नज़रअंदाज करने से मुल्क दुश्मन ताकतों को तक़वियत फराहम होगी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुतला जलाने का प्रोग्राम विश्व हिंदू फौज के जिला सदर राजेश राज भर और मेट्रोपॉलिटन सदर श्रवण राय राहुल की क़ियादत में किया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद कारकुनों ने जल्द कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वार्निंग भी दी। जीडीपी शरह में गिरावट को लेकर बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। गिरती मईशत पर मोदी हुकूमत पर तीखा तंज करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि मईशत आईसीयू में है, तरक्की और यकीन इनक्यूबेटर में है। हम किससे सवाल पूछें, नेहरू से या टीपू सुल्तान से? बस पूछ रहा हूं। प्रकाश राज ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इस मुद्दे पर भी इस तरह अपनी राय रखी है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कई मुद्दों पर मोदी हुकूमत को घेरा है। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना पर 2 बजे अक्सरियत साबित करने के बाद, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के लीडर और वजीर आला उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए हफ्ते को कहा कि कांग्रेस कुमारस्वामी बनाती है, कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर ठाकरे को भी बाद में आंसू बहाना पड़े। बीजेपी के सीनियर तर्जमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने यूएनए से बातचीत करते हुए कहा, नंबर 4 की पार्टी कांग्रेस ने नंबर 3 की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नंबर 2 को पार्टी शिवसेना के रहनुमा को वजीर आला बनवा दिया, जबकि नंबर 1 पार्टी बीजेपी अपोजिशन में बैठी है। मैंडेट बीजेपी को मिला था, लेकिन जोड़ तोड़ से बनी हुकूमत अभी से डरी सहमी नजर आ रही है। इससे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों के मेंबरान असेंबली भी नाराज हैं। महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत ओपन वोटिंग से कराने के हुकूमत के फैसले के बारे में इज़हार राय करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि अपने ही मेंबरान असेंबली पर एतमाद नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के नाराज मेंबरान असेंबली पर यकीन नहीं है, इसलिए उन्होंने रिवायत को तोड़कर प्रोटेम स्पीकर को तब्दील कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने तो जनादेश दिया था भाजपा शिवसेना की साथ में सरकार बनाने का, लेकिन जो 4 नंबर पे पार्टी आई थी कांग्रेस पार्टी और जो 3 नंबर पे पार्टी आई थी एनसीपी, उसने 2 नंबर पे जो पार्टी आई शिवसेना, उसको मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया है। और उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे विरोधी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, उनको बहुत मुबारक हो। और उन्होंने कांग्रेस का साथ तो ले लिया है, हमें उम्मीद है कि कुमारस्वामी की तरह कांग्रेस उन्हें रुलाने का काम नहीं करेगी। रामदास अठावले ने कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती थी, मेजॉरिटी दिखा सकती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कम समय दिया, 24 घंटे की सिर्फ टाइम में मुश्किल था, इसलिए नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जनादेश प्राप्त किया। हम अकेले लड़े थे तो ज़्यादा सीट जीते थे पिछली बार, इस बार हम मिलकर लड़े, हमने 70% स्ट्राइकिंग रेट से सीटें जीती। हमने अगर अकेले चुनाव लड़ा होता, अगर हमने गठबंधन धर्म न निभाया होता तो शायद हम ज़्यादा सीट जीतते। शिवसेना सिर्फ 40% स्ट्राइकिंग रेट पर सीट जीती, लेकिन वो हमारे विरोधी जो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे जो पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस आई, उसके साथ जुड़कर सरकार बना ली। हमें एनसीपी के नेता, विधायक दल के नेता ने विश्वास दिलाया था कि वो साथ में हैं, और तब हमने सरकार बना ली। जब उन्होंने कहा कि नहीं, उनके साथ विधायक नहीं है, हमने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ की नंबर 1 पार्टी है। हम विपक्ष में रहकर भी हम महाराष्ट्र की जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
तरीके से देखिए, साथ में राहुल गांधी ने भी लेटर लिख के कहा है कि मैं खुश हूं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है वो एक साथ आई है बीजेपी को डिफीट करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि वो नहीं जा पाएंगे। वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के एक मुलजिम चिन्ना केशवली की मां ने उनके बेटे की इस वाक़े में मुलविस होने पर शदीद शर्मिंदगी का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरह प्रियंका रेड्डी को जलाकर कत्ल कर दिया गया उसी तरह उनके बेटे को भी जला दिया जाए, जिस पर मुझे कोई इतराज़ नहीं हो गया। केशवलू इस केस का चौथा मुलजिम है। इसकी मां जयाम्मा ने कहा कि बेटे की इस हरकत पर वो काफ़ी शर्मिंदा हैं। उसने बताया कि इसके बेटे को इस केस का अहम मुलजिम मोहम्मद पाशा ने गलत आदतों में डालते हुए बिगाड़ दिया था। तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ रियासत भर में अवामी मुजाहरे जारी हैं। अगरचे पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर ली है, लेकिन मुकामी अफराद ने शादनगर पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर मुलजिमीन को उनके हवाले करने का मुतालबा करते हुए काफ़ी एहतजाज किया, जिसके बाद शादनगर में काफ़ी कशीदगी फैल गई। पुलिस स्टेशन के पास सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिनमें ख़वातीन, तलबा और नौजवान भी शामिल हैं। मुलजिमीन को सरेआम फांसी देने या एनकाउंटर कर देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाने लगे। बाज़ ख़वातीन ने मुलजिमीन को उनके हवाले करने का मुतालबा किया ताकि वह खुद इन्हें सज़ा दे सके। पुलिस एहतजाज करने वालों को रोकने की कोशिश कर रही। मुलजिमीन जो फ़िलहाल शादनगर पुलिस स्टेशन में हैं को कुछ देर में फास्ट ट्रैक अदालत में पेश किया गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने नामवर गुलकारा लता मंगेशकर की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। वो 11 नवंबर से साउथ मुंबई में वाक़ ब्रिज कैनेडी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर से बातचीत करके उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। लता मंगेशकर की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। महाराष्ट्र के धुलिया में सामान ले जाने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट नदी में गिर गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले बारानी के धूली के मजदूर एक पिकअप गाड़ी में उस्मानाबाद जा रहे थे। इसी दौरान 12:30 बजे पिकअप गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर गई। इसमें रतीश आर्या 6 माह, जीनिया 13, आर्या 23 साल, रुबीना आर्या 5, किरण हरन सिंह 5, लाल सिंह 20 साल और 3 साला लड़की साकिन ढोली फौत हो गए। बताया गया है कि रोज़ाना हज़ारों मजदूर ज़िले बारवानी से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। गाड़ी में 22 अफराद सवार थे। धुलिया के चालसा गांव वनसूर रोड के पुल पर पेश आए इस हादसे के बाद जख्मियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। पुल से गुजरने वाले लोग और आसपास के देहाती चीखो पुकार सुनकर वाक़े पर पहुंचे और जख्मियों को मुश्किल से बाहर निकाला। अंधेरे की वजह से पुल के नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वाक़े के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुल से नीचे गिरने के बाद गाड़ी बुरी तरह से तबाह हो गई। आज पार्टी के वर्किंग सदर जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में तमिल फिल्म और टेलीविज़न अदाकार राधा रवि ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। नड्डा हफ्ते की सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। तवक्को की जाती है कि वो रियासत में पार्टी के कामकाज का जायजा लेंगे। उन्होंने रोड शो में भी हिस्सा लिया। भुवनेश्वर की एक होटल के 2 मुलजिमीन को एक लड़की के काबिल एतराज़ वीडियो रिकॉर्डिंग और पैसों के लिए ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जुमा के रोज़ पुलिस ने दावा किया है कि मज़कूरा वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ मुलजिमीन 50,000 रुपये की मांग मुतासरा से कर रहे थे। लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नयापल्ली पुलिस ने आर्या रेसिडेंसी होटल जो IR गाँव के इलाके में है जुमेरात के रोज़ धावा किया था। लड़की का कहना है कि 5 नवंबर के रोज़ एक सालगिरह तकरीब के जश्न के लिए वो होटल में आई थी। ताहम इसको कुछ दिनों बाद एक फ़र्द की जानिब से फ़ोन कॉल मौसूल हुई ना शुरू हो गया, जिसका दावा था कि उसने काबिल एतराज़ हालत में लड़की की हरकतों की रिकॉर्डिंग की है और अगर वो 50,000 रुपये नहीं देगी तो उस मज़कूरा वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। एडिशनल DCP राजकिशोर पांकारे ने कहा कि होटल के 2 मुलजिमीन को इस मामले में लड़की की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साबिक नायब वजीर आला अजित पवार एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में दिख रहे हैं। दरअसल असेंबली में उद्धव
हुकूमत फ्लोर टेस्ट से पहले पवार ने नांदेड़ से भाजपाई एमपी प्रताप से मुलाकात की, जिसे लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया। अजीत ने मुंबई वाक़ अपनी रिहायशगाह पर भाजपा एमपी से मुलाकात की। ये वही हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान को उनके गढ़ में शिकस्त दी थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद अजीत पवार ने कहा कि खैर सगाली तोहफा था, सियासत में ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। मुझसे कई जमातों के लीडर मिलते हैं। एनसीपी लीडर ने नायब वजीर आला के ओहदे पर भी अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि जमात नहीं, जो इन्हें जिम्मेदारी देगा वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वाज़ेह है कि संजय रावत ने 170 का जो आंकड़ा बताया है वहां तक हम लोग ज़रूर पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान में ऐसी सर्विस आने वाली है जिससे यूज़र्स वाईफाई के तहत कॉल कर सकेंगे। फिलहाल एयरटेल अपने यूज़र्स के लिए खुशखबरी लाई है, जहां बगैर सेलुलर नेटवर्क को भी कॉल किया जा सकेगा। ईटी टेलीकॉम पर दी गई इत्तला के मुताबिक एयरटेल भारत के अलग अलग लोकेशन पर वॉइस ओवर वाईफाई की टेस्टिंग कर रहा है। इसके तहत यूज़र्स के फ़ोन में सेलुलर नेटवर्क ना होने पर भी वो कॉल कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्विस को एयरटेल अगले महीने दिसंबर में पेश करेगी। बताया गया कि एयरटेल ने अभी इस बात को कंफर्म किया है कि वो कई लोकेशंस पर वॉइस ओवर वाईफाई ट्रायल कर रही है और इसे जल्द सबके लिए मुहैया कराया जाएगा। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल की वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस फिलहाल सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जैसे फ्लैगशिप फ़ोन के लिए दस्तियाब है। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के कॉल सेटिंग मेनू में जाएं। ये ऑप्शन यूज़र को वाईफाई कॉलिंग के नीचे मिलेगा, जिसको आप ऑन करना होगा। इसके बाद अगर आपका सेलुलर यानी कि फ़ोन का नेटवर्क सेलु या है नहीं तो वाईफाई कॉलिंग एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसके लिए किसी एक्टिव वाईफाई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक खातून डॉक्टर का रेप के बाद कत्ल और उसे जिंदा जलाने के मामले चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस जारहाना वारदात के एक मुलजिम मोहम्मद आरिफ ने हैवानियत के दौरान मुतासरा का मुंह दबाकर रखा था ताकि उनकी चीखों को कोई सुन ना सके। वो तड़पती रहीं और दरिंदे उनके साथ हैवानियत करते रहे। माना जा रहा है कि सांस नहीं लेने की वजह से खातून डॉक्टर की मौत हो गई। इस दरमियान इस बात का भी पता चला है कि साजिश के तहत मुलजिमों ने जानबूझकर मुतासरा की स्कूटी के पीछे टायर से हवा निकाल दी थी ताकि अपने जाल में फंसा कर वारदात को अंजाम दे सकें। वारदात के वक्त मुलजिम नशे में थे। पुलिस ने मामले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 ट्रक ड्राइवर उनके 2 हेल्पर हैं। जुमा के रोज़ साइबराबाद पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। इस जुर्म ने साल 2012 में दिल्ली के निर्भया गैंग रेप की याद दिला दी है और पूरे मुल्क में एक बार फिर गुस्सा और गम फैल गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में शराब नोशी का आदी एक पेंटर अपनी अहलिया से हुए तनाज़े के बाद हैवान बन गया। शराब के नशे में इसने सो रही अपनी 6 साला और 3 साला मासूम बेटियों का ईंट से कुचल कर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद एक बेटी को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर डालकर कपड़े से ढक दिया और दूसरी बेटी की लाश घर से कुछ दूर एक तामीरी मकान में फेंक कर फरार हो गया। अहलिया ने कमरे में कपड़े से ढकी बेटी को सोता हुआ समझा और दूसरी की लाश तलाश में निकल गई। जब नहीं मिली तो इसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस घर पहुंची और कमरे में बेटी की लाश मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस के अफसरान ने इस मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने मुलजिम पेंटर को गिरफ्तार कर कत्ल में इस्तेमाल की गई ईंट बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक नोएडा के नगला गांव निवासी हरीश वलंकी 29 अहलिया रूबी और 6 साला बेटी राधिका, इससे छोटा बेटा एक दीपक और सबसे छोटी बेटी 3 साला पूजा के साथ सूरजपुर में किराए के घर में रह रहा था। हरीश सोलंकी शराबी है। जुमेरात की रात को भी हरीश और रूबी का शराब पीने को लेकर तनाज़ा हो गया। इसके बाद रूबी बेटे दीपक को लेकर नीचे मकान मालिक के पास चली गई। रूबी मकान मालिक के यहाँ सफाई वगैरह का काम भी करने लगी थी। इसके चलते रूबी को मकान मालिक ने अपने पास ही रोक लिया। मुलजिम के हरीश शाम 7:30 बजे के करीब घर से बड़ी बेटी राधिका को बुलाकर ले गया और मुलजिम ने घर के पास वाक़े मकान में ईंट से सर कुचलकर इसका कत्ल कर दिया। इसके बाद मुलजिम कपड़े में लिपटकर बेटी की लाश को लेकर घर लौटा और इसके सर पर कपड़े से ढककर उसे बेड पर लिटा दिया। इसके बाद मुलजिम छोटी बेटी पूजा को अपने साथ सूरजपुर पुलिस चौकी के सामने वाक़े गली में अपने बने मकान में ले गया। यहाँ मुलजिम ने पूजा का भी ईंट से सर कुचल कर कत्ल कर दिया और फरार हो गया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत साबित कर दी। राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को वार्निंग, कहा भारत के खिलाफ हर साजिश का देंगे मुंह तोड़ जवाब। वेटनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर के वाक़े के 2 दिन बाद एक और खातून की जली नाश मिली। मुलाजिमतें लगातार खत्म हो रही हैं, हुकूमत आखिर क्या कर रही है? बीजेपी एमपी देवेंद्र पाल ने राज्यसभा में उठाया सवाल। क्रिकेटर्स ने प्रियंका रेड्डी कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया, कहा भरोसा करने की ये सजा है। रूस के नौजवानों ने गाया गाना, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राह में जान तक लुटा जाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।